और आज की चर्चा का रुख करने से पहले बात अग्निवीर की, क्योंकि हमारे देश के अग्निवीर हमारा मान है। कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन से तैयार हमारे अग्निवीरों को देश सेवा के विभिन्न अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे इससे पहले केंद्र सरकार भी अग्निवीरों को अलग अलग सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के पश्चात पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए जाते हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर, वो देश की रक्षा सुरक्षा को ही मजबूत करने से जुड़े होते हैं, जिनमें आती है अग्निवीरों की भी बात, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे अपने सुरक्षा बलों को युवा रखने के लिए ही ये योजना लाई गई है। और आज का हमारा विशेष इसी से जुड़ा हुआ है, जो कहता है रक्षा क्षेत्र में नया युग, उपलब्धियों की नई गाथा। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन रामपाल यादव। आप कारगिल युद्ध के सहभागी रहे हैं। और हमारे साथ गुलशन लूथरा जी जुड़े हैं, जो रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के। और हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले कैप्टन रामपाल जी से बात करें उससे पहले गुलशन लूथरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तस्वीर हमने अभी दर्शकों के सामने रखी कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने अलग अलग वक्त पर ऐसे निर्णय लिए जिससे कि हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिल सके। आप तो बहुत दशकों से ये बदलाव देख रहे होंगे कि कब हुआ और कब नहीं हुआ। आज की इस तस्वीर को आकलन इसका आप कैसे करते हैं? देखिए, ये एक्चुअली कुछ ना कुछ बदलाव या प्रोग्रेस तो होती रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी वो जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है एडिक्वेट नहीं होता, कभी पिकअप हो जाता है, कभी हमारे देश में अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं।
और जब एक कंट्रोवर्सी होती है तो उसके बाद काफी देर के लिए काम रुक जाता है। लेकिन जैसे कभी ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले कभी नहीं हुआ काम, देखिए काम हमेशा चलता रहता है। और आजकल जो है, जो सरकार है इस वक्त, तो वो काफी तीव्र गति से, बल्कि भीषण गति से काम कर रही है, आगे जा रही है, लगातार मॉडर्नाइजेशन कर रही है। मैं आपको कारगिल वॉर के ऊपर एक बोफोर्स के ऊपर बताना चाहूंगा। वो एक उन्होंने पता नहीं कैसे कहीं फैल गया था कि जब बोफोर्स लिए वो बेकार गन है, उल्टा चलती है, पॉलिटिक्स में चलता है ये। लेकिन हम 70 या 80% कारगिल वॉर बोफोर्स की वजह से जीते हैं, ये कोई भी फौज का आपको ऑफिसर बता देगा। तो उन दोनों वो भी एक अच्छा काम था, वो कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए एक साइड पर। और लेकिन इसी तरह वेपनाइजेशन चलते ही हमारे जो मिराज एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल युद्ध में बड़ी प्रिसीजन से बॉम्ब फेंके, और वो बॉम्ब ऐसे थे उनको खास बनाया गया। और कोई ना कोई थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बोफोर्स के बाद अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम के लिए काम रुक गया, फिर अब शुरू हो गया, अब तो चलता रहा है। और इस वक्त मैंने कहा तीव्र गति से काफी काम हो रहा है, और ऑल ओवर एंड पर्टिकुलरली इन द माउंटेन्स, जहाँ पे हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को फेस करना है। जी चलिए, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रामपाल यादव भी जुड़ गए हैं, और आप कारगिल वॉर वेटरन हैं। और कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि देखें तो एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है कारगिल युद्ध से अब तक की, अगर हम वक्त की बात करते हैं 25 वर्ष बीत गए हैं। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था, लेकिन बहुत कम अवसर मिल पाते हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। आपके शब्दों में जानना चाहेंगे आपका अनुभव कारगिल युद्ध को लेकर। हम 26 मई को मस्को वैली में एंटर किए थे। उसके बाद रेकी वेकी होने के बाद बिल्कुल इनिशियल वाला पीरियड था। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, हमारी फौज ने काफी अच्छा किया। ये इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन का फेलियर था। हम इसको पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं कह सकते। उनके पास सब खबरें थी, हायर कमांड्स के पास सब कुछ था, नॉलेज थी, पर उन्होंने हल्के में लिया और प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाए। जब एकदम वो आके बैठ गए और जब सारा खुलासा हुआ, उसके बाद ही ये सारी फायर फाइटिंग की जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त जिस वक्त दुश्मन आपके सामने था, उस वक्त वो क्या था, वो जज्बा क्या था जिसने हमारे सैन्य बलों को बिल्कुल आर पार की लड़ाई में उन पर इस तरह की जीत हासिल करने में मदद की? उस टाइम में, उन हालात में हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें बस मारना है, किसी तरह से इनको यहाँ से खदेड़ना है, यही भावना दिल में होती है। और यही भावना लेके सारे जवानों को साथ लेके हम आगे बढ़े। तो कैप्टन साहब, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जिस वक्त ये युद्ध हुआ था? उस टाइम मेरी उम्र 27 इयर्स थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और जी। बस 2 महीने बाद ही मैं लड़ाई में पहुंच गया था। तो उस वक्त जैसे आपने कहा कि जहन में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगते रहते थे, ये हम पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त में युद्ध की भूमिका और कैसे दुश्मन का आप लोगों ने सामना किया, कुछ अपने शब्दों में हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि पिक्चरों में, फिल्मों में हम देखते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने वास्तविकता में दुश्मन का सामना किया। एक तो टेरेन इतनी डिफिकल्ट थी, दूसरा वो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे, तीसरा हमारे को ये भी पूरी तरह से खबर नहीं थी कौन है, कितने हैं, कैसे हैं, ये सारा अंधेरे में चल रहा था। मेरे को कमांडर ने बोला था कि जा बेटा, 2 आदमी बैठे होंगे, देख ले। लेकिन जब वहां से मैं कैप्चर कर लिया हाइट, उसके बाद जब सुबह फायर खुला तो 3 BMG का फायर खोला। 3 BMG एक कंपनी में होती हैं। जहां ये 2 आदमी कह रहे थे, वहां 150 आदमी की एक कंपनी बैठी हुई थी। तो जैसे तैसे करके हमने उनको वहां पे रोका और फिर उसी तरह से सारा का सारा आगे बढ़ता गया। और टाइम जरूर लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इनको खदेड़ दिया। जी, हमारे साथ गुलशन लूथरा जी भी इस वक्त बने हुए हैं। गुलशन जी, अभी हम जो बता रहे थे कि किस तरीके से सीमाओं पर हम सड़कें बना रहे हैं, किस तरीके से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं,
ये जो सोच है, ये आपको कि इतने दशकों में इस पर उतना काम नहीं हुआ, किस तरह ये बदली हुई तस्वीर को प्रस्तुत करता है और हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती भी देता है? ये जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। हमें सड़कें चाहिए माउंटेन्स के अंदर, क्योंकि पहले तो हम बिल्कुल ब्लाइंड होते थे। जैसे अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि इनको पता ही नहीं था कि इतने सारे पाकिस्तानी ऊपर छुपे बैठे हैं। इसके ऊपर भी जो छुपे बैठे वाले की भी एक पॉइंट में बताना चाहूंगा। हम लोगों को वाकई जैसे नहीं पता था फौज को, लेकिन जो पहली बार जो पकड़े गए पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही, वो 6 पकड़े गए थे बटालियन में, 2 शायद कहीं और पकड़े गए थे। तब पता लगा कि वो तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन और उन पाकिस्तान की तरफ से वो स्लोप था, हमारी तरफ से चढ़ाई बड़ी तेज थी। तो उस चढ़ाई जो तेज है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसकी जरूरत को समझते हुए आजकल जो सड़कें बन रही हैं बड़ी तीव्र। और ये बात सही है गुलशन जी कि उस युद्ध से हमने बहुत से ऐसे सबक सीखे थे जिसके बाद हमने आज अपने रक्षा क्षेत्र में वो बदलाव किए हैं कि आज हम मजबूत जमीन पर खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कारगिल युद्ध और उसके बाद हम जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को लेकर हर मोर्चे पर अपने आप आधार मजबूत कर रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में हम बेहतर तरीके से दुश्मन का भी सामना कर सकते हैं, खासकर तब जब चुनौती हमारे सामने पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।